नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के इतिहास और राजनीति शास्त्र के 6वें पाठ को लेकर आज प्रस्तुत हैं। 6वां पाठ है महिला और अन्य कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण। महिलाओं ने स्वतंत्रता युद्ध में बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। स्वातंत्र्योत्तर कालावधि में भी स्त्रियों का योगदान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा है। हम इस पाठ में उनके द्वारा किए गए इसी योगदान का अध्ययन करेंगे। साथ ही महिलाओं के संदर्भ में बनाए गए कुछ कानून तथा अन्य कमज़ोर वर्गों के संदर्भ में निर्मित कानून का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात दिया गया है। प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात क्यों घट रहा है, इसके कारणों की खोज कीजिए। भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति का अध्ययन करते समय ध्यान में आता है कि उनकी कई समस्याओं की जड़ पुरुषों की मानसिकता में छिपी हुई है। आज हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, फिर भी पुरुषों की इस मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो सके हैं। महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पर विश्वास कर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन में उन्होंने स्त्री शक्ति का उपयोग करवा लिया। स्त्री स्वयं सेविकाएं भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुंची। निजामशाही और सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाले तेलंगाना के किसानों के स्वतंत्रता युद्ध में स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग था। यह क्षेत्र बेगार मुक्त होने के कारण ही स्त्रियों को इस संकट से मुक्ति मिली। स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामना सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है। इन्हीं स्त्रियों ने वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में अपनी संगठित शक्ति के प्रदर्शन कराए थे। समाजवादी नेता मृणाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई की महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला था। ऐन दिवाली में तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा जैसी वस्तुओं की जबरदस्त कमी पैदा हो गई थी। मिट्टी का तेल महंगा हो गया था। फलतः महिलाओं ने इकट्ठे आकर हाथ में बेलन उठाया और जुलूस निकाला। इस आंदोलन को सफलता मिली और जनता महिलाओं की सामूहिक शक्ति की प्रकटीकरण की से भली भांति परिचित हो गई। चिपको आंदोलन। स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण 1973 में हुए चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई दिया। हिमालय की तलहटी वाले जंगलों के पेड़ व्यापारिक उद्देश्य से बड़ी मात्रा में काटे जाने वाले थे। इसके विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया। स्त्रियों ने हाथ में हाथ गूंथकर वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति अपनाई। पेड़ों की कटाई न हो, इसके लिए वे जंगलों के पेड़ों से चिपक जाती और पेड़ों को बचाने का प्रयास करती। इस प्रकार का स्वरूप इस आंदोलन था, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। इस परिसर की इस कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग था। गौरी देवी कार्यकर्ती ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की। उन्हें सुदेशा देवी, वचनी देवी का सहयोग प्राप्त हुआ। शराब के विरोध में आंदोलन। वर्ष 1992 में शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश में शराब पान विरोध आंदोलन प्रारंभ हुआ। कालांतर में इस आंदोलन को विभिन्न राज्यों में बहुत अच्छा समर्थन मिला। शराब पीने की लत से घर की करता धरता व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है और परिवार के अन्य सभी लोगों पर संकट आ जाता है। इसका सबसे बड़ा आघात परिवार की स्त्रियों को लगता है। शराब पीने की लत से दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इस आंदोलन को आंध्र प्रदेश में हुए अर्क विरोध आंदोलन से लाभ प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप अरक स्थानीय शराब विक्रेताओं ने गांव-गांव में अरक की दुकानें खोली। गांव की निर्धन परिश्रमी जनता की आदी बन गई, शराब की आदी बन गई थी। उसी समय गांव देहातों में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में सीता माँ कथा, सीता की कहानी बताई जाती थी। इस कथा में बताया गया था कि सीता गांव वालों में जागृति पैदा कर किस प्रकार शराब की रोकथाम करती थी।
वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दोबागुंटा गांव में 3 युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर मर गए। इस घटना के बाद गांव की सभी महिलाएं इकट्ठी आईं। उन्होंने अरक बेचने वाली सभी दुकानें बंद कर दी। स्थानीय समाचार पत्र में यह समाचार आते ही गांव-गांव में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। यह आंदोलन संपूर्ण राज्य में फैल गया। परिणामतः सरकार ने शराब बिक्री के विरोध में कड़ी नीति अपनाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया था। शांति, विकास और स्त्री पुरुष समानता का यह कार्यक्रम की त्रिसूत्री थी। भारत सरकार ने 1975 में डॉक्टर फुल रेणु गुहा की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया। स्त्रियों का सामाजिक स्थान, स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा और उनका प्रतिशत, शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास, नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्याएं, स्त्रियों की रोजगार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति, उन्हें मिलने वाला वेतन, पुरुषों के संदर्भ में स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म मृत्यु दर, स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण मुद्दों के आधार पर सर्वेक्षण किया गया। इन सभी बातों पर विचार कर महाराष्ट्र में वर्ष 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की ओर से महिलाओं के लिए आयोजित राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग लिया था। वर्ष 1978 में समिति का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। इस घोषणा पत्र में लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद जैसे विषमतापूर्ण घटकों के विरोध में संघर्ष प्रारंभ करने की नीति को स्वीकारा गया। इसी के परिणाम स्वरूप स्त्री मुक्ति की ललकार, गीत संग्रह ज्योति, महाप्रशेखर का लिखा नुक्कड़ नाटक मुलगी झाली हो, बेटी पैदा हुई जी और मुखपत्र प्रेरक ललकारी, प्रेरणादायी ललकार जैसे उपक्रम प्रारंभ हुए। वर्ष 1977 में पुणे में सौदामिनी राव द्वारा स्थापित स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति, बायजा नामक द्विमासिक, औरंगाबाद में स्त्री उवाच, मैत्रीण स्त्री अन्याय विरोधी मंच, कोल्हापुर में महिला दक्षता समिति, नासिक में महिला हक, लातूर में जारी नारी प्रबोधन मंच जैसे दल बन गए। संपूर्ण महाराष्ट्र में दहेज विरोधी संरक्षण समितियां स्थापित हुईं। धुले शहर में स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद का आयोजन किया गया था। स्त्रियों की समस्याओं के संदर्भ में विद्या बाल का नारी समता मंच और मिडून सार्याजनी मिलकर हम सभी पत्रिका, समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संगठन का भी कार्य महत्वपूर्ण रहा। महाराष्ट्र में चलने वाली रोजगार गारंटी योजना ने महिला सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान किया। प्रमिला दंडवती ने वर्ष 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। इस समिति की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में शाखाएं खुल गईं। कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्ष 1980 में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन स्थापित किया। इस संगठन की संपूर्ण भारत में शाखाएं खोलने के प्रयास किए गए। संगठन ने दहेज, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, अत्याचार जैसी समस्याओं पर संघर्ष प्रारंभ किया। महिलाओं से संबंधित विविध समस्याओं पर शोध कार्य शुरू हुआ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई, टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। आलोचना और दृष्टि नाम के केंद्रों ने भी इस समस्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं के संदर्भ में कानून, वर्ष 1952 के कानून के अनुसार भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ता देने का अधिकार दिया। पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया गया। स्त्री धन पर उसे अधिकार प्राप्त हुआ। बहुपत्नित्व प्रणाली समाप्त हुई और पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद का अधिकार दिया गया। आगामी दशक में महिलाओं के विषय में एक कदम आगे बढ़ने वाला कानून बना। वह कानून है दहेज प्रतिबंधित कानून 1961। इस कानून के अनुसार दहेज लेना अथवा मांगना फौजदारी अपराध माना गया है। दहेज प्रथा का उन्मूलन कर सामाजिक आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण
महिलाओं को दी जाने वाली यंत्रणाएं कम हुई। आगे चलकर महिलाओं को प्रसूति का अवकाश प्राप्त कराने वाला प्रसूति सुविधा अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को प्रसूति के अवकाश का अधिकार प्राप्त हो गया। दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। यद्यपि भारत में दहेज प्रतिबंधित कानून लागू है, फिर भी समाचार पत्रों में ऐसे समाचार अवश्य छपते हैं, जैसे रसोई बनाते समय पल्लू में आग लगने से महिला की मृत्यु अथवा कपड़े धोते समय पैर फिसलकर कुएं में गिरने से महिला की मृत्यु। इन घटनाओं की गहराई में जाकर जांच पड़ताल करने पर दहेज का कारण कई बार प्रकाश में आता है। इस प्रथा को लेकर पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था ने भी अपनी भूमिकाएं स्पष्ट की, फलतः जन जागृति हुई है। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1984 में दहेज प्रतिबंधित सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया। वर्ष 1988 में 2209 महिलाएं, वर्ष 1990 में 4835 और वर्ष 1993 में 5370 महिलाएं दहेज की शिकार बनी। इन आंकड़ों को देखें तो दहेज समस्या की ज्वलंतता हमारी समझ में आती है। पारिवारिक न्यायालय 1984 विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाले विवाद, घर गृहस्थी से संबंधित समस्याएं और कारण निर्माण होने वाले उसके प्रश्न, गुजारा भत्ता, एकल पालकत्व, अलग रहना, संतानों का पालन पोषण और स्वामित्व जैसी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवादों का हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इस न्यायालय में गवाही, सबूतों की जांच पड़ताल करने के स्थान पर समझदारी और वकीलों के स्थान पर समुपदेशकों को प्रधानता दी गई है। मामलों में इसको शीघ्र गति से परंतु न्याय प्रणाली के आधार पर हल करने का बल दिया गया है। गुजारा भत्ते का मुकदमा 1985। यदि किसी विवाहित स्त्री से उसका पति संबंध विच्छेद तलाक कर देता है तो उस स्त्री का गुजारा होने हेतु उसके पति को उसे प्रति माह निश्चित राशि देनी पड़ती है। इसे गुजारा भत्ता कहते हैं। उच्चतम न्यायालय में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मुकदमे में न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। तथापि धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय के विरुद्ध हल्ला मचाया। परिणाम स्वरूप संसद में मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स पारित हुआ। सती प्रतिबंधित कानून 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरा गांव में रूप कुंवर नाम की विवाहिता सती हो गई। वह अपनी इच्छा से सती नहीं हुई, उसे सती होने के लिए बाध्य किया गया था। उसका सती होना, सती प्रथा का उदारीकरण करना जैसी बातें गैर कानूनी थीं। मीना मेनन, गीता सेधु, सुजाता आनंदवन, अनु जोसेफ, कल्पना शर्मा आदि नारी मुक्तिवादी कार्यकर्तियों और पत्रकारों ने इस कांड की जांच पड़ताल की। सरकार ने वर्ष 1988 में कड़े प्रावधान कर सती प्रतिबंधित कानून पारित किया। मानवाधिकार रक्षा कानून। स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर किया जा सके, इसलिए वर्ष 1993 में यह कानून बनाया गया। इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसी आधार पर कुछ राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार, संवेद विच्छेदित तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक दशा, महिलाएं और सुरक्षित कार्यस्थान जैसे विभिन्न विषयों पर कानून ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायता की है। महिलाओं के लिए आरक्षण 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखे गए हैं। सरपंच, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर जैसे पदों के लिए भी 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। देश में महाराष्ट्र के साथ साथ 15 राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। इस प्रावधान के कारण महिलाओं को राज्य प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर प्राप्त होता है। स्वतंत्रता के बाद वाले समय में भारतीय संविधान ने स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। भारत की महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, नंदिनी शतपथी ओडिशा, जयललिता तमिलनाडु, मायावती उत्तर प्रदेश, वसुंधरा राजे राजस्थान, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, राबड़ी देवी बिहार,
आनंदीबेन पटेल गुजरात, शीला दीक्षित दिल्ली, महबूबा मुफ्ती सईद कश्मीर, उमा भारती मध्य प्रदेश, राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब, सुषमा स्वराज दिल्ली, शशिकला काकोडकर गोवा, सईदा अनवर तैमूर असम, जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु। इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने प्रदेश का नेतृत्व किया है। क्या आप जानते हैं 8 मार्च 1857 को न्यूयॉर्क शहर में एक जुलूस निकला था। काम के घंटे कम करें और काम का उचित पारिश्रमिक मिले, पालना घर हों आदि मांगों के लिए निकला हुआ श्रमिक महिलाओं का जुलूस प्रथम जुलूस था। इन्हीं मांगों को लेकर 8 मार्च 1909 को महिलाओं ने हड़ताल की। परिणामस्वरूप डेनमार्क में हुए वुमेन्स सोशलिस्ट इंटरनेशनल की बैठक में यह दिन महिलाओं का संघर्ष दिवस के रूप में घोषित हुआ। वर्ष 1975 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में संपन्न हुआ तो वर्ष 1977 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने प्रस्ताव पारित कर 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में घोषित किया। फलस्वरूप मतदान जैसा महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ। पुरुषों के समान ही महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए गए। कानून ने सती, दहेज, बहुपत्नित्व जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया। स्त्रियों के संबंध विच्छेद अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। उन्हें संपत्ति में भी कानूनी हिस्सा दिया गया। राजनीतिक सत्ता में महिलाओं को उचित साझेदारी देने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन संस्थाओं ने कतिपय स्थान आरक्षित रखे गए। इन सभी प्रावधानों के फलस्वरूप आज हमें दिखाई देता है कि महिलाएं शिक्षित होकर अर्थार्जन करने लगी हैं। नारी मुक्त विचार ने स्त्रियों में आत्मबोध उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा, अर्थार्जन, प्रशासन, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं। अनुसूचित जातियां। स्वातंत्र्योत्तर समय में हमारे संविधान ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को अंगीकार किया है। उसी का अनुसरण करते हुए छुआछूत की प्रथा पर कानून ने प्रतिबंध लगाया है। संविधान ने के 17वें अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत प्रथा को समाप्त किया गया है और अछूत वर्ग का समावेश अनुसूचित जातियों में किया गया है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर वे अपना विकास साध्य कर सकें, इसके लिए उन्हें शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों की तरह ही देश की दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज की भी कतिपय समस्याएं हैं। आधुनिक सुधारों से दूर रहने के कारण इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बिगड़ी हुई है। वर्तमान समय में आदिवासी जनजातियों की स्थितियों में सुधार हो रहा है, फिर भी वन उत्पादन और खेती के अतिरिक्त उनके पास आजीविका के अन्य साधन नहीं हैं। खेती के आधुनिक औजार उन तक पहुँचे नहीं हैं। परिणामस्वरूप खेती से प्राप्त होने वाली आय अत्यल्प होती है। उनकी खेती भी पहाड़ के ऊपर भूमि पर होती है, वह उपजाऊ नहीं होती। निकृष्ट और अपर्याप्त भोजन के कारण पोषण व्यवस्थित नहीं हो पाता। दुर्गम क्षेत्र के आदिवासियों को सही समय पर चिकित्सा की सहायता प्राप्त होना कठिन हो जाता है। अतः आदिवासी जनजातियों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में आदिवासियों की जनगणना अनुसूचित जनजातियों में की जाती है। उन्हें विधिमंडल, शिक्षा, सरकारी सेवाओं आदि क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। घुमंतु और विमुक्त जनजातियाँ। घुमंतु जनजातियों में उन जनजातियों का समावेश होता है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए गांव-गांव घूमती रहती हैं। इस वर्ग के लोग पशुपालन और अन्य दूसरे स्वरूप के व्यवसाय कर अपनी जीविका चलाते हैं। अंग्रेजों ने इसमें कुछ जनजातियों पर अपराधी जनजाति इस प्रकार का ठप्पा लगाया था। अंग्रेजों ने वर्ष 1971 के अपराध प्रतिबंधी कानून के अंतर्गत इन जनजातियों में से कुछ प्रमुख वर्गों का उल्लेख अपराधी जनजाति के रूप में किया गया था और उनके व्यवसाय तथा कार्य व्यापारों पर प्रतिबंध लगाया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस अन्यायकारी कानून को रद्द किया गया। इस जनजातियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए। ऐसी जनजातियों को विमुक्त जनजातियों में समाविष्ट किया गया। उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
इन जातियों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। अल्पसंख्यक किसी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है, उस समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्म, पंथ और भाषाएं हैं, अतः भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं भी पाई जाती हैं। इन सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह किया जा सके, अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा का विकास कर सके, इसके लिए संविधान ने नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार प्राप्त है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु उन्हें स्वतंत्र शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उनकी उन्नति हेतु सरकार द्वारा विविध योजनाएं चलाई जाती हैं। अगले पाठ में हम भारत द्वारा स्वातंत्र्योत्तर समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में की गई प्रगति की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ की स्वाध्याय को हम अब दूसरे वीडियो में देने वाले हैं। धन्यवाद।